कोहलबर्ग के बारे में। देखिए कोहलबर्ग जो है नैतिकता का सिद्धांत दिया था, हाँ, यानी कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, इसका नाम है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नाम है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल मतलब होता है नैतिकता का सिद्धांत, यानी कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। तो सबसे पहला नैतिकता होता क्या है? नैतिकता का मतलब होता है हम जो काम कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना लोग जज करते हैं, या अपने आप में हम कितना उसे सही मानते हैं, यही तो नैतिकता है। तो इसी का सिद्धांत हम आज पढ़ेंगे जो कोहलबर्ग ने दिया है। तो कोहलबर्ग का जन्म जो है 1927 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हो गया था। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कोहलबर्ग का जो जन्म है 1927 में हुआ था और मृत्यु जो है 1987 में हो गया था। पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने नैतिकता को क्या कहा? नैतिकता यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। बोला कि नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। अब बच्चा जो है अपनी मोरलिटी को अर्थात नैतिकता और अनैतिकता को कहाँ से सीखता है? सामाजिक परिवेश से सीखता है, ऐसा कहना है कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग का क्या कहना है? कोहलबर्ग का कहना है बच्चा जो है नैतिकता या अनैतिकता जो होता है अपने समाज से ही सीखता है, यानी अपने परिवेश से ही सीखता है, सामाजिक परिवेश से सीखता है। कोहलबर्ग के अनुसार छात्र में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता है। देखिए जीन पियाजे जन्मजात की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता है बल्कि समाज के द्वारा होता है। नैतिकता का विकास कहाँ से होता है? समाज के द्वारा होता है। किनके द्वारा कहा गया? ये कोहलबर्ग के द्वारा कहा गया। वह अपने सिद्धांत के द्वारा 3 अवस्था का चर्चा किए हैं और उस अवस्था का चरण जो है वो 6 है। ये ध्यान रखेंगे, अवस्था 3 है और चरण 6 है। अवस्था 3 है और चरण 6 है। ठीक है। सार्वभौमिक मानते हैं कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1969 में किया था। कोहलबर्ग ने नैतिकता का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जो है कब किए थे? इसका प्रतिपादन 1969 ईस्वी में किए थे। कोहलबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन 1969 में किया था और इसका सुधार भी हुआ था 1981 और 1984 में। इस पर अपने विचार में कुछ संशोधन भी लाए थे, कुछ चेंज भी लाए थे। तो ये तो हमारा हो गया कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत में क्या कहा है, उनमें उन्होंने मेन बात क्या रखना है? कोहलबर्ग ने नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता है। यदि याद रखना है कि जन्मजात नहीं होता है, कहाँ से सीखता है? तो वो समाज से सीखता है। कहाँ से सीखता है? नैतिकता लोग कहाँ सीखता है? समाज सीखता है। अनैतिकता कहाँ से सीखता है? ये भी समाज से ही सीखता है। नैतिकता भी समाज से सीखता है और अनैतिकता भी समाज से ही सीखता है। हम लोग भी किसी को बोल देते हैं कि बहुत अनैतिक बच्चा है। नैतिक तंगो ज्ञान, नैतिक शिक्षा नहीं है। नैतिक का मतलब होता है हम जो कर रहे हैं किसी के प्रति क्या व्यवहार है, क्या विचार है, कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है। ये सारा जो विचार, एक भाव जो होता है, यही तो होता है हमारा नैतिक। चलिए, कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? कोहलबर्ग जो है अमेरिका के निवासी थे, अर्थात वे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता के विकास का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सिंपल है, कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये डेवलपमेंट थ्योरी है, अर्थात विकास का सिद्धांत है। तो पीछे भी हमने पढ़ा था जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। ठीक है। तो ये जीन पियाजे में जन्मजात कहा बच्चा के, लेकिन कोहलबर्ग ने कहा कि ये जो नैतिकता जो है जन्मजात नहीं होती है, ये नैतिकता तो जो होता है ये हमारे परिवेश से होता है। चलिए आगे हमको देखना है। अब कोहलबर्ग का जो नैतिकता सिद्धांत है, कोहलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने कुछ कहानी कही। देखिए इसमें कोई कहानी है। इस कहानी के हिसाब से
कहानी के हिसाब से एक नैतिकता का सिद्धांत हमको सिखाए कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत हमें एक कहानी से सिखाए, और कहानी क्या है, बहुत ही फेमस कहानी है, ये कहानी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आज हम कहानी पढ़ते हैं। कोहलबर्ग ने अपने प्रशिक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते थे। देखिए जो प्रशिक्षण देते थे ना, तो वो कथा कहते थे। वो कहीं कुछ असेंबली कुछ लोगों को बुला लेते थे, बच्चों को बुला लेते थे, और वो अपना कुछ कहानी कहते थे, और कहानी में से उसमें कुछ प्रश्न फिर बाद में वो प्रश्न भी पूछते थे, और उस प्रश्न में ही उनका आंसर होता था, और उनका जो विचार है उसी प्रश्न के आधार पर वैरी करता था। तो ये कहानी है, एक कहानी के बारे में हम जान रहे हैं। इन कथाओं के माध्यम से छात्र से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्न से जो प्राप्त आंसर होते हैं या उत्तर होते हैं, हाँ, उन्हीं के माध्यम से नैतिक विकास के सिद्धांत को निर्माण करते हैं। कौन? कोहलबर्ग। तो चलिए आज हम एक कहानी जानते हैं। कहानी बहुत जगह आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं फिर भी हम सुना देते हैं। यूरोप में एक महिला जो थी वो मौत के कगार पर थी। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। देखिए कहानी है, आराम से सुनिए, और इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद इसकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर ने कहा एक दवाई है जिससे शायद इसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन क्या हुआ? वो एक तरह का रेडियम था, मतलब बहुत ही महंगा कोई दवा था, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने किया था। ठीक है, फार्मासिस्ट का मतलब होता है जो दवा बेचते हैं। ठीक है, हाँ, दवा बनाने का खर्चा बहुत था, और दवाई वाला दवा बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था। एक तो महंगा दवा था, और दवा बनाने का खर्च भी ज़्यादा था। और उसके अलावा भी जितना दवा बनाने में खर्च था उससे 10 गुना ज़्यादा रुपया मांगा जा रहा था, मतलब उससे ज़्यादा पैसा मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हाइजन, पति का नाम हाइजन है, ये हर जगह हाइजन ही आता है, पति का नाम जो है हाइजन है। उनके पति का नाम हाइजन है, और हाइजन जो है दवा लाने जाता है। ठीक है, और ये इलाज करवाने के व्यू से जाते हैं। हाइजन का नाम आप लोग आता रहता है, हाइजन। उन सब के पास गया जो वो जानता था कि उससे कुछ दवा मिल जाए और उससे कुछ उधार मिल जाए। वो पैसा के लिए गए, जहाँ भी उसको लगा कि हमको यहाँ से पैसा मिल सकता है, उनके यहाँ ये पैसा लाने गया हाइजन। ठीक है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला, कोई उधार नहीं दिया। जानते हैं ना कि जब आपका स्थिति खराब होगा तो आपको उधार भी नहीं मिलता है, नहीं लोग देना चाहता है। ठीक है, और उसे केवल कुछ पैसे उधार मिले जो कि दवाई के लिए उपयुक्त नहीं था। कुछ पैसा तो मिला, लेकिन वो दवाई के लिए उपयुक्त नहीं था, लगभग आधा था। खैर, आधा से हमको मतलब नहीं है, मतलब इतना तो पैसा नहीं था जिससे कि दवा खरीदा जा सके। हाँ, उसने दवाई जो देता था, दवाई वालों से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, उसकी पत्नी जो है मरने वाली है, उस दवाई को सस्ते में दे, मतलब उसको एक बात है कि ये दवाई जो है उसको सस्ते में दे दीजिए। हाँ, क्योंकि 10 गुना दाम मांग रहा था, आधा था, तो जितना का दवा का लागत था उससे ज़्यादा तो दे ही रहा था, लेकिन फिर भी कहा कि सस्ता में दे दीजिए तो मेरी पत्नी का जान बच जाएगा। या बोला कि अभी आप ये दे दीजिए और बाद में जब पैसा होगा हम फिर दे देंगे। फिर दवाई वाला ने मना कर दिया। दवा वाला ने क्या किया? मना किया। दवाई वाला ने कहा मैं यह दवाई खोजी है, मैं इससे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हाइजन ने मजबूर होकर उस दवा की दुकान को तोड़ के और दवा चुरा ली। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। तो सिंपल वर्ड में कहें तो एक आदमी था और उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी मरने के कगार पर थी और एक ही दवाई था जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो दवाई ला सकते हो, जिस तरह से रामायण में लक्ष्मण को लगा था ना, लक्ष्मण को जो बाण लगा था तो जड़ी बूटी लाना था, हनुमान जी को एक ही दवाई था कि जिससे बच सकते थे। उसी प्रकार से यहाँ भी वही चीज़ है कि एक दवा थी जो रेडियम का बना हुआ था, उसका लागत तो ऐसे भी ज़्यादा था, लेकिन दुकानदार बोल रहा था, दवा दुकानदार बोल रहा था, फार्मासिस्ट बोल रहा था कि इससे 10 गुना दाम है, इतना में लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं देंगे। वो उधार भी लाने जाता है किसी से, कुछ पैसा आता है लेकिन उतना पैसा नहीं आ पाता है, जमा नहीं हो पाता है जितना कि वो दवाई होता है। तो दुकानदार से गिड़गिड़ाता है कि कृपया मेरी पत्नी मरने वाली है, मुझे ये दवाई दे दिया जाए। अगर आपको
हम दवा के पैसा बाद में दे देंगे, पूरा दे देंगे, जो आप मांग रहे हो दे देंगे, फिलहाल मेरी पत्नी का जान बच जाए। लेकिन दवा वाले ने साफ इनकार कर देता है। दवा वाले जब इनकार कर देता है तो वो मजबूर होकर दवा की दुकान में चोरी कर लेता है। यानी एक कहानी इन्होंने सुनाया। अब दवा के दुकान में चोरी करना सही या गलत, आपके भी आइडिया में एक कुछ आ गया होगा कि क्या कितना सही किया कितना गलत किया। तो कुछ हद तक सही किया, कुछ हद तक गलत किया। क्या सही किया क्या गलत किया, यही प्रश्न पूछते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, तो क्या करता है ये देखते हैं। ये दवा, ये हाइजिन्स है, ये दवा मांगने जाता है, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, नहीं देता है। अंत में क्या करता है, शटर तोड़कर दरवाज़ा तोड़कर क्या करते हैं कि इनको दवा को चुरा लेते हैं। चुरा तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि चुरा तो लिया, और इस घटना को कहानी सुनाए लॉरेंस कोहलबर्ग, घटना की कहानी सुनाया। इस कहानी से कुछ प्रश्न भी आया। अब प्रश्न क्या क्या आया ये देखिए। यह कहानी उन 11 कहानियों में से एक है जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल की थी। 11 कहानी कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस कहानी को छोड़कर 10 कहानी और होगा, अर्थात टोटल 11 कहानी उनके एक्सपेरिमेंट में है। ठीक है, तो 11 कहानियों में से एक कहानी है जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल की थी। यह कहानी पढ़ने के बाद बच्चों से साक्षात्कार लिया गया, इंटरव्यू लिया गया, और उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्न दिए। और क्या क्या प्रश्न था, अब आपके मन में आपसे भी ये प्रश्न पूछते हैं, क्या हाइजन, जो उनकी पत्नी जो बीमार थी उनका नाम हाइजन है, क्या हाइजन को वो दवा चुरानी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत? ऐसा क्यों? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके ले जाए? क्या दवाई बनाने वालों को हक है कि वो दवाई से इतने पैसे मांगे? क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, और क्यों नहीं? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उस इंटरव्यू में उनके जो कहानी सुना रहे थे उसमें बहुत सारे बच्चे थे, उस बच्चों से ये सारे क्वेश्चन पूछा गया, और बच्चा ही इसका जवाब दिया। बहुत हद तक आपको भी समझ में आ गया कि इसका जवाब क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें 2 चीज़ सामने निकल कर आती है। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। पहला करते हैं नैतिक दुविधा, जिसको बोलते हैं मोरल डिलेमा। देखिए, मोरल डिलेमा, और दूसरा है नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। तो मोरल डिलेमा क्या होता है और मोरल रीजनिंग क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए, मोरल डिलेमा का मतलब होता है नैतिक दुविधा। बहुत जगह क्या होता है कि आप दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। मान लीजिए कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका अंतिम अटैम्प्ट है, पीटी भी हो चुका है, मेंस भी हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ वाइवा बाकी है, और आपके खुदा न करे ऐसा हो, आपके बहुत ही करीब, आपके मम्मी पापा या जो भी है बहुत करीब जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, उसकी मृत्यु हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, उस समय आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे। तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपका आखिरी अटैम्प्ट है, इस अटैम्प्ट के बाद नहीं होगा, मतलब आपकी ज़िंदगी में ख़त्म, लाइफ टाइम ख़त्म, एक्सपायर होने वाला है। तो आपके सामने ये जो प्रश्न हो गया, ऐसा कुछ स्थिति आएगा, तो वहाँ पर आप उसको बोल सकते हैं ये हमारा नैतिक दुविधा हो गया। मतलब दुविधा ने समझ में नहीं आया क्या करे, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। ऐसा कुछ कहानी आपके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ नैतिक दुविधा को वही बोला जाता है, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। नैतिक दुविधा क्या होता है? कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य यानी बीच में निर्णय लेने में जिन दुविधाओं का सामना करते हैं उसे हम लोग मोरल डिलेमा कहते हैं या नैतिक दुविधा कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के बीच में निर्णय लेने की जो दुविधा होती है, उस दुविधा के जो समस्या का सामना करना पड़ता है, उसे ही हम लोग नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, हाइजन अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, ये एक बात है। हाइजन अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी।
दोनों तरफ समस्या है, समस्या दोनों तरफ है। क्या करें? तो क्या करना होता है, दुविधा में कोई एक को चुनना होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये मोरल डेवलपमेंट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दुविधा तो है हमारे अंदर कि हम क्या करें। दोनों में से दोनों गलत ही है। ये चोरी करना भी गलत बात है, और बीवी मर जाएगी ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो दोनों जो घटना है ये दुविधा वाला घटना है, दुविधा वाली चीज़ है। एग्जाम्पल में आपको कह दे कि आपको पापा और मम्मी में से क्या चाहिए, कोई एक ही मिलेगा तो एक नहीं रह पाएंगे, उस समय में आप बहुत दुविधा में पड़ जाइएगा, है ना। ऐसा कुछ दुविधा वाला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, नैतिक तर्कना का मतलब होता है, तर्कना मतलब होता है रीजनिंग, जो हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। देखिए, दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना ही क्या कहलाता है, नैतिक तर्कना कहलाता है। कोई दो विचार है, उसमें सही और गलत क्या है, उसके बीच में जो हम लोग विचार करते हैं, अपने अंदर जो सोचते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नैतिक तर्कना, माने मोरल रीजनिंग। तो ये हमारा हो गया मोरल रीजनिंग, ठीक है। तो नैतिक तर्कना समझ में आ गया, नैतिक दुविधा समझ में आ गया, और ये कुछ प्रश्न है, ये इस प्रश्न पर आप भी सोच सकते हैं कि क्या उसको करना चाहिए। चलिए, तो ये हमारा कोहलबर्ग का जो प्रश्न थे इस हिसाब से हुआ था। अब हम जानेंगे कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए थे। स्टेज 6 है, लेवल जो है 3 है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए थे। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में याद रखेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज पूर्व भी बोल सकते हैं, जो 4 से 10 वर्ष तक होता है। नैतिकता जो होता है जन्म से तो नहीं होता है, इसलिए इन्होंने 4 वर्ष से शुरू किया। किसी के अंदर नैतिक अच्छा बुरा 4 वर्ष के बाद ही होता है। कुछ आइडिया आप लोग लेके रखे रहिएगा तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अर्थात उस समय में आपको कुछ याद भी नहीं है, कुछ पढ़ के भी नहीं गए हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में समझ में आएगा कि नैतिकता के बाद 0 वर्ष वाला के बच्चा का तो होगा ही नहीं, होने सवाल नहीं हो, सवाल पूछना गलत है। तो इसलिए नैतिकता जो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का है, 4 से 10 वर्षों तक का है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। अगला है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, जो 10 से 13 वर्ष तक ले है। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी कन्वेंशनल स्टेज जो है 10 से 13 वर्ष तक के है, ठीक है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, उत्तर का मतलब होता है खत्म यानी आगे, ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13 वर्ष से ऊपर का। 13 वर्ष से ऊपर को क्या बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। कोहलबर्ग ने लेवल कितने बताए थे, कोहलबर्ग ने लेवल 3 बताए हैं। कोहलबर्ग ने लेवल कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। स्टेज कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। तो अभी हम 3 लेवल के बारे में जानेंगे। पहला लेवल है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, अर्थात प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से 10 वर्ष तक है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। 4 से 10 वर्ष के बच्चा को कोई नैतिकता नहीं होता है, शून्य होता है, वो जी रहा होता है, मतलब मजा में होता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कपड़ा पहना है नहीं पहना है उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, किसको क्या बोलना है, किसको मार देना है, मतलब छोटा मोटा जो भी वो काम करता है उसको नैतिकता उसके अंदर नहीं होता है, लगभग शून्य होता है। हाँ, यानी बच्चों को सही या गलत के बारे में पता ही नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिकता का तर्कना जो होता है दूसरे लोगों पर निर्भर होता है। ये खुद नहीं सोचकर दूसरे लोग कहते हैं बेटा कपड़ा पहन के जाओ बाहर, ये हो जाएगा, मतलब इसको नहीं मारो, मतलब इसको फेंको नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ हम लोग बोलते रहते हैं, बच्चा को समझाते रहते हैं, तो बच्चा समझता है अच्छा ये नहीं करना है। तो ये इस स्टेज में होता है, बच्चा जो होता है उसका नैतिक तर्कना जो होता है किसके मानने के आधार पर होता है, दूसरों आदमी के मानने के आधार पर। किसी और कोई बताता है तब ये जान पाता है कि अच्छा ये करना है कि नहीं करना है। तो इसका अपना सोचने की क्षमता नहीं होता है, अपना जो इसका नैतिकता होता है लगभग शून्य होता है। कितने वर्ष की उम्र में, 2 से 4 वर्ष की उम्र में। इसे क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। चलिए, प्री कन्वेंशनल स्टेज को भी 2 भागों में बांटा है। प्री कन्वेंशनल स्टेज को भी 2 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि बच्चा कोई काम क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं करता कि उसको मालूम है कि ये काम करेंगे तो पिटाई खाएंगे।
तो दंड का भी डर होता है। तो इसमें इसको दो कारण रखा गया है, दंड एवं आज्ञा पालन की उन्मुखता। इस अवस्था को जैसा का तैसा अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को जैसो को तैसा अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वह खुद भी वैसा ही करेगा। किसी का अगर उसका कोई पेंसिल तोड़ दिया तो वो भी दूसरे का पेंसिल तोड़ देगा। इसमें मोरलिटी नहीं है। हम लोग के अंदर क्या है, मोरलिटी है। किसी को गलती से कुछ ठोकरे गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा सा लग गया तो कोई बात नहीं है, मोरलिटी है। हम लोग के अंदर अब व्यवहारिकता आ चुका है, और जिसके अंदर व्यवहार नहीं होगा लड़ पड़ेगा। आप लोग नहीं लड़िएगा। चलिए, तो जैसा को तैसा का व्यवहार इसमें होता है, इसको बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन की उन्मुखता। दूसरा है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल फल की अभिव्यक्ति। देखिए, सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एटीट्यूड। देखिए, ये इसमें क्या है, सेकेंड वाला में क्या है, सेल्फ एप्टीट्यूड मतलब कोई भी काम वो करेगा ना, उसको अपने खुद अच्छा लगेगा तब करेगा, ताकि उसको लगेगा हम ये करेंगे तो कुछ मिलेगा। तो खुद अच्छा लगेगा तो करेगा, लेकिन उसका ऐसा आप फोर्स करके नहीं कर सकते हैं। तो इस अवस्था में जो छात्र है अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं। रुचि होगा तब, मन होगा तब। हाँ, ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि जब ऐसा कुछ करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। बोलेंगे बउआ बाबू वो ला दो, तुमको चॉकलेट देंगे, तो ला देगा। तो उसको क्या लग रहा है कि हम जब क्रिया करेंगे तो हमको प्रतिफल मिलेगा। वो अपना मन से नहीं कर रहा है, मोरलिटी रूप से नहीं कर रहा है, वो प्रतिफल के लिए काम करता है या अधिक फल के लिए ये ऐसा काम करता है। तो ये तो हमारा हो गया, हमारा तो दो चीज़ हो गया किसमें, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। चलिए, अब हमारा है प्री कन्वेंशनल हो गया, प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गया, जिसमें दो स्टेज इनका है, दंड एवं आज्ञा पालन की उन्मुखता और आत्म अभिरुचि और प्रतिफल की अभिमुखता। ये दो चीज हो गया किसमें, प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर में, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, अब हमको जानना है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, जो 10 से 13 वर्ष के होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसके अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय लेता है। जो दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि खेलने से ये होगा, पढ़ने से ये होगा, आप इतना अच्छा करोगे तो ये बन जाओगे, इतना पढ़ोगे तो डीएम बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, ये सारा चीज़ जो दूसरा लोग कह रहा था उसको क्या करता है, उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, समावेशित कर लेता है। अब आपने जो पहले बहुत चीज़ कहा उसको समझा के कह रहे थे, वो आपके डायरेक्शन चल रहा था पहले, लेकिन जब वो 10 से 13 वर्ष उसकी उम्र हुई तो वो क्या करता है, आप लोग या जहाँ से समाज से आसपास से जो भी चीज़ सीखा है उसको अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है कि नहीं ये सही है ये गलत है। अपना सोच के नहीं, किसी और के सोच से ही ये करता है। जैसे में हमने दादाजी बोले, हमारे पिताजी बोले कि फलाना को ऐसे नहीं बोलना, फलाना को ये बोलना, फलाना को ये बोलना। तो 10 से 13 वर्ष जब मेरी उम्र हुई तो हमने सीख लिया कि फलाना को ये बोलना है, क्योंकि पिताजी बोले थे कि फलाना को ये बोलना है। ये पिताजी या दादाजी से सीख कर हम बोल रहे हैं। ये अपना मेरा कंसेप्ट निजी कंसेप्ट नहीं है, समाज से सीख के हम बोल रहे हैं। तो ये मेरा निजी कंसेप्ट नहीं है, क्या है, ये दूसरे की बात को अपने अंदर समावेशित करके उसी में से हम सही या गलत का बात करेंगे। ये होता है कन्वेंशनल स्टेज। अगला वाला स्टेज में हम पढ़ेंगे कि क्यों कैसे अपने दिमाग लगा के इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस स्टेज में भी दो है, क्या है, एक है अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था की ओर उन्मुखता। तो ये चीज़ हमको देखना है कि ये दोनों चीज़ है। देखिए, तो अच्छा लड़की या लड़का बनने की आशा। देखिए, इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने का होड़ होता है। ठीक है, अर्थात इस अवस्था में दूसरे से उन्हें सम्मान की आशा होती है, जिस कारण वो सदैव अच्छा या अच्छी लड़की बनने की ओर अग्रसर होता है। इसको लगता है कि जब हम कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग हमको शाबाशी देगा, मतलब मेरा प्राइड करेगा, धन्यवाद देगा। तो इसके लिए वो काम करता है। उसके अंदर भले ही मोरल डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, फिर भी ये अच्छा लड़का या लड़की का जो उसको प्राइस टैग है वो टैग लगाना चाहता है, इसलिए वो अच्छा काम करता है। ये जो उम्र होता है ये कब होता है, 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में। ठीक है,
अगला है कानून व्यवस्था की ओर उन्मुखता। जब इस उम्र में बच्चे चले जाते हैं, 10 से 13 वर्ष के जो बच्चे हो जाते हैं, उनमें कानूनों को लेकर थोड़ा सा लगता है कि नहीं अब कानून का पालन करना चाहिए। जैसे में क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। जब 10 से 13 वर्ष हो जाएगा तो वो कानून को भी धीरे धीरे नियम का भी पालन करने लगेगा। तो ये हो जाएगा आपको 10 से 13 वर्ष की आयु में, तो कानून की ओर उन्मुखता हो जाएगी और इसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का भी सपना इसको होता है। चलिए, अब है दूसरा खत्म हो गया, तीसरा है उत्तर रूढ़िक नैतिकता। देखिए, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, अर्थात जब कन्वेंशनल स्टेज जो हम लोग ख़त्म करते हैं तो आगे आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो 13 वर्ष के ऊपर का होता है। ठीक है, इसकी 2 अवस्थाएं होती है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो होता है 2 अवस्था होता है। पहला होता है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएशन। दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। देखिए, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या होता है? इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए बने हैं। ठीक है, लोगों के भले के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो यह नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे तोड़ देना चाहिए। देखिए, पहले क्या था, पहले था कि बच्चा ये सोचता था कि नहीं नियम का पालन करना चाहिए। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको लगता है कि जो नियम सही नहीं है और उसके वजह से अगर जान बच सकती है, अगर कोई काम हो सकता है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। ऐसा जो है 13 वर्ष के ऊपर के बच्चे सोचते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता। अगला है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत की ओर उन्मुखता। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करता है कि इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। पहले तो क्या था कि दूसरा जो कह दिया हुआ है, जो 5 गो आदमी से बात सुना हुआ है, समाज से बात सीखा हुआ है, उसी बात को ये लागू करता है और इसी बात को दोहराता है। लेकिन जब 13 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो दूसरों को बात न सुनकर अपना दिमाग लगाता है, अपने विचार से उसमें तर्क करता है और दूसरे के फायदों के लिए वो जान भी दे सकता है। अपना विचार करता ही है और वो दूसरों को मदद ज़्यादा करना चाहता है। इस उम्र में मदद की भावना ज़्यादा होता है और दूसरे की मदद करते करते चाहे इनकी जान भी चले जाए, इनको खुशी होती है, जान लगाने तक की राजी हो जाते हैं। ये स्टेज जो होता है इस उम्र में होता है, ये किशोर अवस्था होता है जिसमें अपने जान पर भी खेल जाते हैं दूसरों को बचाने के लिए। अब इन्होंने स्तर 3 बताया जो आपको बता दिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल के 2 स्टेज है, कन्वेंशनल के 2 स्टेज है और पोस्ट कन्वेंशनल के भी 2 स्टेज है। ध्यान रखेंगे, टोटल स्टेज है 6, चरण है 6 और स्तर जो है 3 है। ठीक है, ऐसे स्तर आप लोग यहाँ से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, कोहल वर्ग की थ्योरी में अलग अलग स्टेज है, 6 स्टेज की बात यहाँ किया गया है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में जो कोहल वर्ग से कुछ आते हैं, जिससे आपको लगेगा कि हम कुछ पढ़े हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे की विशिष्ट प्रक्रिया होगी? यदि आप ईमानदार रहते हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ये एक शब्द है, इसमें से किस पर काम करता है? ठीक है, इस पर ये काम करता है। अभी ने बताए हैं कि बच्चा जो होता है चाहता रहता है कि हम गुड बॉय और गुड गर्ल बने रहें। जी, अगला है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा? तो अगला है, व्यक्तिगत जरूरतों की इच्छा, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, संभावित सजाएं। कोहल वर्ग ने पूर्व परंपरागत की बात किया है, यानी परंपरागत से पहले पूर्व प्री कन्वेंशनल की बात किया है। तो प्री कन्वेंशनल में क्या होता है? सजा भी शामिल होता है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता
नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। अनुपस्थिति मतलब होता है नैतिकता नहीं है। किस वर्ष में किस लेवल में नैतिकता नहीं होता है? 110% लेवल 1 में नैतिकता नहीं होता है, क्योंकि प्रथम में बच्चा का उम्र कम होता है तो कैसे नैतिकता होगा? 4 वर्ष के बच्चा को क्या नैतिकता होगा? उसके अंदर नैतिकता नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य को जन्म दे सकता है। क्या करके? व्यवहार कैसे करें, इस पर सख्त निर्देश देकर, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करके, व्यवहारों को स्पष्ट नियम रखना और धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। देखिए, हमने क्या कहा कि कोहलबर्ग हमेशा चर्चा करते हैं, नहीं तो ये मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो कोहलबर्ग है तो यहाँ पर मुद्दों पर चर्चा करके उन्हें शामिल करेंगे। ठीक है, अगला है कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? देखिए, इनका आलोचना मतलब होता है कि जो बुराई। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए हैं, ऐसा बात नहीं है, दिए हैं, ये आंसर नहीं होगा। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभव के आधार पर सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये गलत है, ऐसा है बात, सही है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क का विकासात्मक है, नैतिक तर्क जो है विकासात्मक है। ठीक है, यही बात सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया था। नैतिकता की बात तो इन्होंने किया, लेकिन पुरुष और महिलाओं के नैतिकता की बात इनमें नहीं है, इसका मतलब ये आंसर है, इसका मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखेंगे, बहुत ही गड़बड़ करते हैं लोग, यहाँ निगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी निगेटिव होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, सही बात है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ये सही है तो आंसर नहीं होगा, सही है तो आंसर नहीं होगा, गलत होगा तो वही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है। इन्होंने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। इन्होंने जीन पियाजे से संबंध मतलब ये होकर, सही बात है, तो ये गलत, सही है तो इसलिए भी ये गलत होगा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 अवस्थाओं में बढ़ता है। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटता होगा यहाँ पे, नहीं तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। चलिए, कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत सत्र को 6 से 12 वर्ष के बीच माना है। पूर्व परंपरागत को 6 से 11 वर्ष, नहीं ये गलत है, इसका आंसर ये गलत है, तो इसका सही आंसर यही होगा। चलिए, तो हमारा ये कुछ क्वेश्चन रहा, कुछ क्वेश्चन और है जो हम अभी पढ़ेंगे। चलिए, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, दोनों तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग ही किए थे, सिंपल है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कब, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, उस पर कठोर निर्देश देकर। धार्मिक शिक्षा, नहीं तो हम पढ़े थे, ये नियम मुद्दों चर्चा में शामिल करके, ये आंसर सही होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही और गलत की बात होगा तो नैतिक तर्कना की बात होगी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, नैतिक तर्कना करेगा। ठीक है, मोरल रीजनिंग करेगा। सही गलत कब चुनते हैं? रीजनिंग के आधार पर हम लोग चुनते हैं कि इस कौन चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो ये तो हमारा हो गया 8 क्वेश्चन, आगे भी कुछ क्वेश्चन हम रखे हैं आपके लिए। ठीक है, अगला है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का चरण नहीं, शारीरिक विकास का चरण नहीं, संवेगात्मक विकास का चरण नहीं, नैतिक विकास के चरण। इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना तो वही है, महिला पुरुष के बारे में बात नहीं किया है, सिंपल से क्वेश्चन है, यही है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 10, और मेरे ख्याल से आज के लिए